तुम सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड परिवार के अकेले वारिस हो। तुम्हारे परदादा मिडिल ईस्ट में एक बड़े हथियार टाइकून थे। तुम्हारे दादा एक मशहूर अंडरवर्ल्ड के आदमी थे और तुम्हारे माता पिता अंडरवर्ल्ड के राजा थे जो पूरे शहर के क्रिमिनल सिस्टम को कंट्रोल करते थे। फिर भी तुम वो युवा मालिक जिस पर पूरा कबीला अपनी उम्मीदें लगाए हुए है, एक किताबी कीड़ा हो जो सारा दिन किताबों में डूबा रहता है। जैसे ही तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का इरादा साफ साफ बताया, तुम्हारे पिता ने चुपचाप अपनी बेल्ट से भेड़ियों की 7 खालें निकाल ली। यह देखकर तुमने बेबसी से आ भरी। तुम भी एक बेफिक्र राजकुमार बनना चाहते थे, लेकिन क्या वह घटिया सिस्टम तुम्हें ऐसा करने देगा? हाँ, तुम्हारा एक बार फिर जन्म हुआ। इस बार तुम मशहूर लू परिवार के वारिस बने। जैसे ही तुम आराम की जिंदगी जीने का प्लान बना रहे थे, एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज आई। यह सुनकर आप तुरंत हंस पड़े, लेकिन अगले ही सेकंड आपकी आंखों के सामने एक काउंटडाउन विंडो आ गई। 5 मिनट और 23 सेकंड बाकी थे। विला के बेडरूम में बेहोश पड़े आपके दिल की धड़कन तेजी से धीमी होने लगी। मॉनिटर से एक तेज चुभने वाला अलार्म बजा। 1 दर्जन टॉप मेडिकल एक्सपर्ट तुरंत पीले पड़ गए। लू परिवार के मुखिया लू बातियन गुस्से में थे। आपकी माँ बिस्तर पर झुकी हुई थीं। उनका चेहरा टेंशन और घबराहट से भरा हुआ था और वह साफ तौर पर घबराई हुई थीं। एक पल बाद एक डॉक्टर कांपते हुए पास आया। उसकी आवाज में निराशा थी। यह सुनकर आपकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने आपका हाथ कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, हार्ट मॉनिटर का कर्व चमत्कारिक रूप से हिलने लगा। आप जो मौत के कगार पर थे, अचानक बिस्तर पर उठ बैठे। आपके पास सिस्टम के आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक सच्चा आदमी झुक सकता है और खींच सकता है। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना और कई 100 साल की जिंदगी पाना सबसे जरूरी बात थी। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। अपनी आंसुओं से लथपथ माँ को देखकर तुमने गंभीरता से कहा, माँ चिंता मत करो, मैं अब से पक्का मेहनत से पढ़ाई करूंगा और स्टूडेंट नंबर 3 बनने की कोशिश करूंगा ताकि मैं भविष्य में तुम्हारी ठीक से सेवा कर सकूं। यह सुनकर रोती हुई माँ तुरंत जम गई। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारा माथा छुआ, फिर और भी जोर से रोने लगी। उस पल तुमने थॉमस फ्लेयर की तरह नीचे उतरकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर गंभीरता से कहा, माँ मैं पहले ना समझता, हमेशा कुछ नहीं करता था और तुम्हें परेशान करता था, लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ। मैं पक्का मेहनत से पढ़ाई करूंगा और सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। लू बातियन यह देखकर कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, गुस्सा हो गया। फिर उसने अपनी कमर से अपनी 7 वुल्व्स बेल्ट निकाली। अरे बदमाश, तुमने सीरियसली पढ़ाई करने की हिम्मत की? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा स्कूल बर्बाद कर दूंगा। इसलिए नहीं कि तुम बाई परिवार की बेटी से शादी कर सको। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसी जगह तकलीफ सहने के लिए भेजूंगा? इससे पहले कि वह बोलना खत्म करते, पिता ने बीच में ही टोक दिया। मैं समझ गया पिताजी, मैं समझ गया। जब आपने मूसल की तरह सिर हिलाया और बार बार कहा मैं समझ गया, तब पिताजी ने बेल्ट रखी। आप निराश होकर अपने बेडरूम में वापस भागे। जैसे ही आपने अपना फोन खोला, आपने बिना पढ़े संदेशों से भरी स्क्रीन देखी, सभी एक ही नाम से, बाई रॉक्स्यू। मैंने आपको शहर में देखा और पूछा, आप शाही परिवार के एक निकम्मे वंशज मेरे साथ पारिवारिक विवाह की कोशिश करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या मजाक है? मुझसे फिर कभी संपर्क न करें, हम फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। आपने पागलों की तरह मूल मालिक की यादों को खंगाला, केवल यह याद करने के लिए कि बाई रॉक्स्यू की पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली थी। यद्यपि उसने यूनहाई शहर में अध्ययन किया, लेकिन उसके परिवार का प्रभाव राजधानी में गहराई से जम गया था। इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपने फॉलोअर्स के एक ग्रुप को स्कूल का गेट ब्लॉक करने के लिए लीड किया। स्कूल के बाद सबसे बिजी टाइम में सबके सामने फूल दिए और स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में भी घुस गई और पूरे स्कूल के सामने बाई रॉक्स्यू से अपने प्यार का इजहार पूरे 1 घंटे तक किया। बाई रॉक्स्यू जो एक पावरफुल फैमिली में पैदा हुई थी, उसके लिए यह एक कमाल का जेस्चर था। लू चेन के लिए फीलिंग्स डेवलप करने की बात तो भूल ही जाओ। अब वह शायद उस पर थूकना भी नहीं चाहेगी। तुमने बेबसी से अपना सिर हिलाया और अपना फोन बंद कर दिया। तुम्हारा दिमाग पहले ही दोबारा जन्म ले चुका था। कौन तुम्हारा पालतू कुत्ता बनना चाहता था? अभी सबसे जरूरी बात जिंदा रहने के लिए उम्र जमा करना है। लेकिन तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पेरेंट्स के तुम्हारी पढ़ाई के कड़े विरोध के बावजूद तुम्हारे बेडरूम की बुकशेल्फ किताबों से भरी होगी। तुमने यूं ही कुछ किताबें उठाईं
और उन्हें पलटा तो हैरान रह गए। लियाओ मेई के बारे में 18 बातें। समुद्री लोग जानलेवा हिस्सों से कैसे बचते हैं। पुरुषों का चार्म बढ़ाने के 10 सीक्रेट्स। ये पक्का हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए किताबें नहीं थीं। बिना रुके आपने बहुत देर तक खोजा और आखिरकार ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स नाम की एक किताब मिल गई। इस किताब को पकड़कर आपको ऐसा लगा जैसे आपको कोई खजाना मिल गया हो। आपने तुरंत अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी और उत्सुकता से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक बजा। होस्ट अभी ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स पढ़ रहा है। उम्र 1 मिनट बढ़ गई। चला कि कुछ किताबें पढ़ने से न केवल उम्र बढ़ सकती है बल्कि उससे जुड़ी स्किल्स भी मिल सकती हैं। आपने तुरंत अपनी नजर पुरुषों की काबिलियत बढ़ाने के 10 राज किताब पर डाली। आपके चेहरे पर एक मतलब वाली मुस्कान आ गई। जैसे ही आपने एक पेज पलटा, सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बजा। होस्ट अभी पढ़ रहा है। पुरुषों की काबिलियत बढ़ाने के 10 राज। सच में बेशर्मी भरी तारीफ। आप खुद को गाली देने से रोक नहीं पाए, लेकिन आप रात 10 बजे तक पढ़ते रहे। न सिर्फ आपकी मार्शल आर्ट्स की काबिलियत LV4 तक बढ़ गई, बल्कि आपकी उम्र भी 5 दिन और 6 घंटे बढ़ गई। यहाँ तक कि आपकी तथाकथित मर्दाना काबिलियत में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। ये बहुत अच्छा लगा। अगली सुबह आप अपने बड़े बेडरूम में जागे। आपको हैरानी हुई कि दर्जनों आम लोग आपको घेरे हुए थे। उन्होंने आपको कपड़े पहनाए, नहलाया और हर चीज का ध्यान रखा। सब कुछ तैयार होने के बाद कई नौकर आपको आपकी रोल्स रॉयस तक ले गए। जाने से पहले जाते जाते एक नौकर धीमी आवाज में याद दिलाता है, कभी भी पढ़ाई को गंभीरता से मत लेना और न ही अच्छे से पढ़ने का सोचो। सबसे जरूरी काम है जल्दी से प्यार करना और हर हाल में बाईशाओ को अपने प्यार में डालना। 10 मिनट बाद एक रोल्स रॉयस आकर यूनहाई सिटी के नंबर 13 मिडिल स्कूल के गेट पर रुकती है। यह स्कूल पूरे शहर में बदनाम है। न सिर्फ यहाँ की पढ़ाई कमजोर है, बल्कि माहौल भी बहुत खराब है। छोटे मोटे गुंडे हर जगह दिखते हैं और शिक्षक व प्रिंसिपल भी सब कुछ देखकर अनदेखा कर देते हैं। यह स्कूल अपनी बदनामियों के लिए मशहूर है। यहाँ अनुशासन से ज्यादा अराजकता है। लोग हैरान होते हैं कि तुम्हारे जैसे अमीर घराने के लड़के को यहाँ क्यों पढ़ने भेजा गया। वजह सीधी है, तुम्हारे पिता लू बाटियन ने जानबूझकर तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम इस खराब माहौल में रहकर मजबूत और निर्दयी बन सको, बिल्कुल उनकी तरह। तो फिर बाई रुओशुए जैसी अमीर लड़की यहाँ क्यों पढ़ रही है? इसका जवाब भी वही है, यह भी उसके दादा का फैसला है। फर्क बस इतना है कि वह स्कूल की सबसे अच्छी क्लास में पढ़ती है। जैसे ही तुम गाड़ी से उतरकर स्कूल के गेट पर पहुंचते हो, रंग बिरंगे बालों वाले कुछ गुंडे तुम्हें घेर लेते हैं। आखिर तुम वापस आ गए। हम तो बहुत चिंता कर रहे थे। हाँ लू भाई, आप ठीक तो हो? कल रात हम लोग आपको ढूंढने जाने वाले थे। तुम उन्हें एक नजर देखते हो। यादों के हिसाब से ये सभी तुम्हारे स्कूल के चेले हैं। तुम चिढ़कर उन्हें हाथ से इशारा करते हो और उन्हें जाने को कहते हो। फिर तुम सीधे 9वीं कक्षा सेक्शन 8 के क्लासरूम की तरफ बढ़ जाते हो। क्लास में जाकर तुम अपनी सीट पर बैठते हो और दराज में रखी किताबों को निकालकर देखने लगते हो। देखकर हैरानी होती है, एक भी किताब खुली नहीं है, सभी बिल्कुल नई जैसी हैं। तभी तुम सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हो। वहां एक लंबी खुले बालों वाली बेहद आकर्षक लड़की खड़ी होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे तुम्हें घूर रही थीं और उसकी आवाज ठंडी थी। लू चेन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? कोई काम है? तुम जाग गए थे, फिर मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है किसी को उम्मीद देकर फिर निराश करना कैसा लगता है? मैं तो समझी थी तुम कभी होश में ही नहीं आओगे। लू चेन, मैं बाई रोशुए कसम खाती हूँ, चाहे जिंदगी भर शादी न करूं, लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। बाई रोशुए एक ही सांस में इतना कुछ कह गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि तुमने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तुम बस सिर झुकाकर अपनी किताब पढ़ते रहे। अरे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? खत्म हो गया? अगर हो गया है तो हट जाओ, मुझे पढ़ाई करने दो। वाह, बहुत अच्छा। पहले तो हर सुबह क्लास शुरू होने से पहले ही तुम मेरे क्लासरूम के बाहर आकर मेरा रास्ता रोक लेते थे। मैं जहां जाती तुम पीछे पीछे आ जाते थे, पीछा ही नहीं छोड़ते थे। अब मुझसे दूर रहने का नाटक कर रहे हो, है ना? आज 3 साल में पहली बार बाई रोशुए खुद तुमसे मिलने आई थी, लेकिन बदले में उसे तुम्हारा इतना ठंडा रवैया मिला।
उसके हिसाब से तुम बस वही पुराना नजदीक आकर दूर होने वाला खेल खेल रहे थे, लेकिन वह इस बार इस जाल में फंसने वाली नहीं थी। लू चेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। अलविदा। नहीं, हमेशा के लिए अलविदा। वह गुस्से में मुड़ी और चली गई, जबकि तुम्हारे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। तुम फिर से सिर झुकाकर अपनी गणित की किताब पढ़ने लगे। क्लास के लड़कों ने यह सब देखा तो वे हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। मैं तो पहले ही कह रहा था, लू भाई का बाई रुओशुए के पीछे पड़ना बस टाइम पास था। अरे, लू परिवार का इकलौता बेटा भला कैसे किसी के पीछे पागलों की तरह घूमेगा? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, लू भाई जब किताब पलटता है तो सच में पढ़ाकू लगता है। अरे, उसकी एक्टिंग तो उन फिल्मी हीरो से भी बेहतर है। बाई रुओशुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वह उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सच में उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था? बाई रुओक्स्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन सोचा, यह अच्छा है, इस बेवकूफ की परेशानी के बिना मैं आखिरकार शांति से पढ़ाई कर सकती हूँ। यह सोचकर वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे गायब हो गई। बाई रुओक्स्यू के जाने के थोड़ी देर बाद एक महिला टीचर मैथ की टेक्स्ट बुक लेकर अंदर आई। उसका फिगर बहुत बड़ा था और उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। महिला टीचर ने तुरंत अपने आसपास के मेल स्टूडेंट्स और टीचर्स को घूरने पर मजबूर कर दिया। उसकी आवाज साफ और सुरीली थी। तेज नजरों के बीच वह बाहर निकली। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी नई होमरूम टीचर लिन यू हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब से मैं तुम सबके साथ रहूंगी। नीचे से तालियां सुनकर लिन यू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी नजर क्लास में अकेले स्टूडेंट पर टिकी थी जो ध्यान से पढ़ रहा था। गलत मत समझना, वह तुम्हारे पढ़ने वाले रूप से प्रभावित नहीं हुई थी। वह एक पवित्र और मुश्किल मिशन के साथ आई थी। लिन यू नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की स्टूडेंट थी। ग्रेजुएशन के बाद वह सीधे बीजिंग पुलिस हेडक्वार्टर में चली गई। उसका पहला मिशन लू ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करना था, जो एक 100 साल पुराना अंडरवर्ल्ड परिवार था। लू ग्रुप की जड़ें बहुत गहरी थीं। उसका असर पूरी सरकार और देश में फैला हुआ था। अंडरवर्ल्ड से होने के बावजूद उन्होंने अपने अतीत को पूरी तरह से छिपा लिया था। ओन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे 1 साल तक चुपके से जांच की, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कोई और रास्ता न होने पर उन्हें एक और हमला करना पड़ा। ब्रेक थ्रू पॉइंट तुम पर है, लू परिवार के वारिस पर। इंटेलिजेंस के अनुसार अंडरवर्ल्ड का यह युवा मास्टर स्कूल में अपनी शैतानी और घमंड के लिए बदनाम है। वह पूरी तरह से खर्चीला है। इसीलिए लिन यू ने अपनी मर्जी से मदद की तुम्हारी क्लास का होमरूम टीचर बनने का, जिसका मकसद तुम में एक छेद करना और लू परिवार की नींव को पूरी तरह से खत्म करना था। तुम्हें अपनी किताब में डूबा हुआ देखकर लिन यू शक से भर गई। वह इतनी देर से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और तुमने अपना सिर भी नहीं उठाया था। लगभग अपना चेहरा किताब में छिपा लिया था। तुम्हारी इतनी ध्यान से पढ़ाई करने की यह इमेज किसी आलसी बिगड़ैल स्टूडेंट की नहीं लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑन ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलिजेंस गलत थी? तभी तुमने, जो लगन से पढ़ रहे थे, अचानक अपनी टेक्स्ट बुक जमीन पर पटक दी और उस पर पैर रखकर जोर जोर से गाली देने लगे। तो प्रॉब्लम यही है। अभी सिस्टम ने तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने मन में चिल्लाना है। आवाज रिवॉर्ड मैकेनिज्म को अनलॉक करने के लिए गेंशिन इम्पैक्ट को एक्टिवेट करना होगा। आप सिर्फ पढ़ते समय ही फायदा उठा सकते हैं। लानत है इस सिस्टम पर। आपने पहले क्यों नहीं बताया? वैसे भी मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। क्या यह सिर्फ मेरा समय बर्बाद करना नहीं है? गेन्यू ने अपना गला साफ किया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। प्लीज सभी स्टूडेंट्स चुप हो जाओ, कोई आवाज मत करो। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। मेल स्टूडेंट्स लिन यू को देख रहे थे, जो एक पल में नरम और दयालु थी, लेकिन अगले ही पल गुस्सैल और खतरनाक हो गई थी। वे सब आवाज निकालने से भी डर रहे थे। लिन यू ने स्टूडेंट्स के उस ग्रुप को देखा जो सर्दियों में सिकाड़ा की तरह शांत थे और मन ही मन खुश हुई। यह बदनाम 13 गैंग था। इन शरारती लोगों को काबू में कर पाने से उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली। कुछ ही देर बाद जो क्लासरूम पहले शांत था, वह एक बार फिर से शोर से गूंज उठा। अरे वाह, मैडम का स्वभाव तो बहुत ही तेज है। मुझे तो आप और भी पसंद आ गईं। लिन मैडम, सुना है जिन लोगों का गुस्सा ज्यादा होता है
उनके दिल में बहुत दबाव होता है। क्या ये सच है? मैडम, मैं आपसे बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। ये सब कैसे छात्र हैं? इन अजीबो-गरीब सवालों की बौछार सुनकर लिन युए पल भर में हैरान रह गई। पहले होती तो कब का एक कोहनी मार चुकी होती, लेकिन अब वह एक शिक्षिका थी, छात्रों को शिक्षित करने वाली क्लास टीचर, और साथ ही लू परिवार को गिराने की जिम्मेदारी लेकर आई थी। यह सोचकर लिन युए ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू करने की कोशिश की। सहन करना होगा, जरूर सहना होगा। छोटी बातों पर काबू नहीं रखा तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अगले ही पल कुछ छात्रों की बातें सीधे उसकी सहन शक्ति को तोड़ गईं। उसका चेहरा तो हमेशा ऐसा रहता है जैसे पूरी दुनिया उस पर कर्जदार हो। हा हा हा, खुद को प्रिंसिपल समझता है क्या? हा हा, कितना अकड़ू बनता है, बिल्कुल बिना स्टार्ट हुआ रोबोट लगता है। लिन युए मंच पर खड़ी थी, गुस्से से उसका सिर जैसे फटने वाला था। अगले ही पल उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और पूरी ताकत से लकड़ी की मेज पर दे मारा। धड़ाम! एक जोरदार आवाज गूंजी और वह मेज सीधे 2 टुकड़ों में टूट गई। इस अचानक हुए घटना से शोर मचाती क्लास फिर से एकदम शांत हो गई। तभी एक छात्र कांपते हुए खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, मैडम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ है। अगर प्रिंसिपल को पता चला तो वो आपको सजा देंगे। शायद आपके हाथों पर स्केल से मार भी पड़े। कम से कम 1 महीने तक सफाई करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप संभाल लेंगी। थक मत जाइएगा। उस छात्र की बात सुनकर पूरी क्लास ठाके मारकर हंस पड़ी। लिन युए ने इन छात्रों को देखा और पूरी तरह घबरा गई। ये आखिर कैसे अजीब लोग हैं? टीचर का मजाक उड़ाते हैं, कोई सम्मान नहीं, और ऊपर से बकवास करते जा रहे हैं। हद ही हो गई। तभी जब लिन युए पूरी तरह असहाय खड़ी थी, एक मजबूत और गूंजती हुई आवाज अचानक सुनाई दी। जो क्लास अभी तक शोर कर रही थी वह पल भर में बिल्कुल शांत हो गई। जो छात्र अभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे वे अब सिर झुकाकर ऐसे खड़े थे जैसे मासूम भेड़ें। लिन युए हैरान रह गई और जल्दी से आवाज की तरफ देखा। तुम अचानक खड़े हो गए थे। तुम्हारी आंखें शेर की तरह तेज थीं और तुम पूरी क्लास को घूर रहे थे। तुम्हारे शरीर से एक अदृश्य दबाव निकल रहा था। तुम सच में गुस्से में थे। वैसे ही सिस्टम एक्टिवेट न होने की वजह से पहले ही काफी समय बर्बाद हो चुका था। तुम सोच रहे थे जल्दी से पढ़ाई करके थोड़ा जीवन बढ़ा लो, लेकिन ये लोग शोर मचाकर तुम्हें एक शब्द भी पढ़ने नहीं दे रहे थे। क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो? देश हर साल इतना पैसा खर्च करता है, 9 साल की अनिवार्य शिक्षा लागू करता है, तुम्हें मुफ्त में पढ़ने का मौका देता है, और तुम लोग उसे ऐसे बर्बाद करते हो। दिन भर कुछ नहीं करते, बस समय खराब करते हो। क्या तुम्हें अपने मेहनती माता पिता का जरा भी ख्याल नहीं है? मैं साफ कह देता हूँ, जो भी दोबारा शोर करेगा और दूसरों की पढ़ाई में बाधा डालेगा, उससे मैं सख्ती से निपटूंगा। यह कहकर तुम वापस अपनी सीट पर बैठ गए और फिर से सिर झुकाकर ज्ञान की दुनिया में डूब गए। क्लास के एक कोने में कुछ लड़के धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। आज लू भाई को क्या हो गया है? पहले तो वही सबसे ज्यादा हंगामा करता था। अरे साफ है, नई टीचर खूबसूरत है इसलिए इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। शायद टीचर को पटाने का प्लान है। चुप रहो, बेकार मत बोलो। अगर लू भाई ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। मंच पर खड़ी लिन युए तुम्हारी अभी की बातों को याद कर रही थी और पूरी तरह स्तब्ध थी। कमाल की बातें कही। ये कैसी सोच है? पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतना राष्ट्र के बारे में सोचता हो। क्या ये वही लू परिवार का इकलौता बेटा और भविष्य का वारिस नहीं है? क्या मेरा मिशन लीक हो गया है? जो कुछ तुमने अभी कहा, क्या वो सब सिर्फ मेरे सामने अभिनय था? ऐसा भी हो सकता है। लू परिवार 100 साल पुराना शक्तिशाली परिवार है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर पुलिस विभाग तक उनकी पहुंच हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारी बातों का असर इतना हुआ कि क्लास के सारे छात्र तुरंत शांत और अनुशासित हो गए। अब कोई भी शरारत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट ने सफलतापूर्वक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार किया है। कुल 50 लोगों को प्रभावित किया गया। इनाम, जीवन में 5 घंटे की वृद्धि। अतिरिक्त इनाम, एक रहस्यमय गिफ्ट पैक। रहस्यमय गिफ्ट पैक, अरे वाह, तो सकारात्मक काम करने से भी जिंदगी बढ़ती है। हाँ हाँ, सिस्टम, रहस्यमयी गिफ्ट पैक खोलो। बधाई हो होस्ट, आपको रहस्यमयी इनाम, एक परफेक्ट पोर्टियन मिली है। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत यूज पर क्लिक कर दिया। एक गर्माहट भरी लहर
पल भर में तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गई। तुम्हें तुरंत महसूस हुआ कि अब तुम्हारी सांसें हल्की हो गई हैं, फेफड़ों का बोझ खत्म हो चुका है, किडनी की पुरानी कमजोरी भी पूरी तरह ठीक हो गई। तुम्हारा चेहरा पहले ही आकर्षक था, लेकिन अब तो वह और भी ज्यादा हैंडसम हो गया था। पहले वाला शरीर सालों से सिगरेट और शराब की वजह से कई छोटी मोटी बीमारियों से घिरा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह ठीक हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी भी कई गुना बेहतर हो गई। तुम मन ही मन सोचने लगे, ये चीज सच में कमाल की है। सोचने के बाद तुमने फिर से सिर झुका लिया और गणित की किताब पढ़ने लगे। तुमने कक्षा 11 से लेकर 12 तक की सारी गणित की किताबें खत्म कर दी। तुम्हारी उम्र सीधे कई दिनों तक बढ़ गई और गणित का ज्ञान भी पूरी तरह मैक्स हो गया। अपने स्टेटस पैनल को देखते हुए होस्ट की गणित ज्ञान क्षमता पूर्ण हो चुकी है। अब आप निम्न तरीकों से अधिक जीवन और रहस्यमयी इनाम प्राप्त कर सकते हैं। रहस्यमयी इनाम, ये शब्द देखते ही तुम्हारी आंखों में फिर से चमक आ गई। सितंबर का महीना था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी उजला था। डूबते सूरज के नीचे तुम सीटी बजाते हुए खुशी खुशी स्कूल के बाहर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही तुम स्कूल के गेट पर पहुंचे, वहां एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद स्कर्ट पहन रखी थी, चेहरा मासूम था और वह अपने सीने से एक गुलाबी बैग लगाए हुए कांप रही थी। उसे चारों तरफ से कुछ रंग बिरंगे बालों वाले गुंडे घेरे हुए थे। उनकी नजरें बेहद गंदी थीं और वे बीच बीच में सीटी बजा रहे थे। चलो ना, हमारे साथ मूवी देखने चलो। बस हाँ बोल दो, फिर इस स्कूल में कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। सुना नहीं, हमारे भाई ने जो कहा वो सच है। अरे हमारा भाई भले ही अभी पहली क्लास में है, लेकिन उसने कई सीनियर लड़कों से दोस्ती कर रखी है। कुछ तो लू फैमिली के लड़के के भी खास दोस्त हैं। वरना तो अब तक तुम काली स्टॉकिंग पहनकर हमारे भाई के साथ डेट पर होती। अरे काली स्टॉकिंग कैसी, सफेद वाली ही असली मजा है। लड़की डरते हुए बोली, माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। अगर हमें गुस्सा आ गया ना, तो सीधे तुम्हें गली में घसीट ले जाएंगे। सॉरी, सच में सॉरी, मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे पार्ट टाइम काम करना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे रहने दो ये सब, सीधे हमसे बोलो ना, पैसे चाहिए, हम दे देंगे। क्योंकि तुम देर तक पढ़ते रहे थे, स्कूल के गेट पर अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे, इसीलिए इन गुंडों का हौसला और बढ़ गया था। उसी समय स्कूल के गेट के दूसरी तरफ एक एसयूवी खड़ी थी। लिन यूए ऑफिस से लौटकर घर जाने ही वाली थी, तभी उसकी नजर इस घटना पर पड़ी। उन सब की बातें उसने साफ साफ सुन ली। ये बदतमीज कमीने, आज इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह कहते हुए उसने फ्लैट जूते पहने और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी एक आवाज आई, मुझे भी शामिल कर लो। लिन यूए रुक गई। अच्छा, तो ये लू चेन का असली चेहरा है। दिन में आदर्श छात्र बनता है और स्कूल खत्म होते ही असली रंग दिखाता है, यहाँ तक कि इन गुंडों में शामिल होना चाहता है। यह सोचकर लिन यूए ने तुरंत अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ताकि तुम्हारे स्कूल बुलिंग का सबूत इकट्ठा कर सके। गेट पर खड़े उन गुंडों ने तुम्हारी तरफ देखा, उनकी आंखों में तिरस्कार भरा था। ये सब नए छात्र थे, पहली क्लास के। उन्होंने तुम्हारा नाम तो सुना था, लेकिन कभी तुम्हें देखा नहीं था। अरे ये कौन सा नया हीरो आ गया, भाग यहाँ से, हमारे काम में टांग मत अड़ा। मेरे लड़की ने तुम्हें देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद जगी, लेकिन तुरंत ही बुझ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि ये गुंडे सच में उतने ही खतरनाक हैं जितना वे खुद को बता रहे थे। हरे बाल वाला लड़का कई सीनियर गुंडों को अपना भाई बना चुका था और स्कूल में खुलेआम दबदबा बनाकर चलता था। पूरी पहली कक्षा में कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े, इसलिए उसने जल्दी से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। सुना नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हें भगा रही है। यह कहकर वे फिर से लड़की की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक एक खाली कैन हवा में उड़ी, एक परफेक्ट पराबोला बनाते हुए, और सीधे जाकर हरे बाल वाले के सिर पर लगी। वह दर्द से चिल्लाया और अब सारे गुंडे पूरी तरह गुस्से में आ गए। अच्छा, सीधी तरह नहीं मानता तो अब सजा मिलेगी, आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। तीनों गुंडे पागल कुत्तों की तरह तुम पर झपट पड़े। कार के अंदर बैठी लिन यूए यह सब चुपके से वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी। यह देखकर वह हैरान रह गई। ये क्या, लू चेन तो इनके साथ शामिल होने वाला था ना, फिर ये उनसे लड़ क्यों रहा है? वह दुविधा में पड़ गई। मेरे छात्र को पीटा जा रहा है, क्या मुझे रोकना चाहिए? लेकिन जैसे ही उसने दोबारा ऊपर देखा, वह दंग रह गई। तीनों गुंडे पहले ही जमीन पर पड़े थे, दर्द से कराहते हुए, जैसे सुअर की तरह चिल्ला रहे हों। ब्लैक बेयर भाई को फोन करो, लोगों को बुलाओ। तुम लड़की के पास गए, शाम हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं,
छोटी सी बात है। तुम दोनों मुड़कर जाने ही वाले थे कि जमीन पर पड़े तीनों गुंडे फिर से उठकर सामने आ खड़े हुए। रुको, कहीं नहीं जाओगे। अगर आज तुम चले गए तो मैं इस लड़की की अपाहिज माँ को कुएं में फेंक दूंगा। यह सुनते ही तुम रुक गए। तुम्हारी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। जा, जिसे बुलाना है बुला ले। कार में बैठी लिन युए यह देखकर दिलचस्पी लेने लगी। अच्छा, लू परिवार का वारिस है तो थोड़ा जिगर भी है। फिर भी उसने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया। अगर सामने वाले 10-20 लोग ले आए तो लू चेन बुरी तरह पिट जाएगा। लड़की ने तुम्हें रुकते देखा, उसके चेहरे पर चिंता आ गई, लेकिन फिर उसने जैसे कोई फैसला कर लिया। वह भी तुम्हारे साथ खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर की जगह हिम्मत थी। मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ी देर में तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ ही देर में आसमान पर काले बादल छा गए। स्कूल के पश्चिम की तरफ से लोगों की एक बड़ी भीड़ आने लगी, काली छाया की तरह गिनती से बाहर। कार में बैठी लिन युए ने अंदाजा लगाया, कम से कम 100 लोग तो हैं। अच्छा हुआ मैंने पुलिस को बुला लिया, मेरा भाई आ गया। अब तुम गए काम से। हरे बाल वाला खुशी से चिल्लाया और अपने साथियों के साथ दौड़कर उनका स्वागत करने लगा। ब्लैक बेयर भाई, आप आ गए। उसी लड़के ने हमें मारा है। आगे खड़ा ब्लैक बेयर लगभग 6 फीट लंबा, काली त्वचा वाला और भारी शरीर का था, बिल्कुल अपने नाम जैसा। चलो दिखाओ कौन है वो। कुछ ही पलों में 100 से ज्यादा लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। ब्लैक बेयर ने सिगरेट जलाई, आंखें सिकोड़कर तुम्हारी पीठ को घूरते हुए बोला, लड़के, हिम्मत तो है तुझमें, लेकिन जितना वह देखता गया उतना ही उसे अजीब लगा। ये कपड़े, ये चाल, ये पीठ, कहीं ये वही तो नहीं। हरे बाल वाला चिल्लाया, अरे मेरा भाई तुमसे बात कर रहा है, बहरे हो क्या? तुम धीरे धीरे मुड़े। जैसे ही ब्लैक बेयर ने तुम्हारा चेहरा देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह वहीं जड़ हो गया। उसका मुंह इतना खुल गया जैसे उसमें अंडा आ जाए। कुछ पल बाद वह हकलाते हुए बोला, लू भाई। तुम्हें सामने देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके पैर कांपने लगे, ठंडा पसीना उसकी पीठ से बहने लगा। उसका मन कर रहा था कि उसी हरे बाल वाले को वहीं खत्म कर दे। क्या तुम अंधे हो? पूरे स्कूल में इतने लोग हैं और तुम्हें किसी से भी पंगा लेना था तो इसी शख्स से मरना है क्या? ब्लैक बेयर के दिमाग में यही चल रहा था। लू चेन का सिर्फ परिवार ही काफी था। उंगली हिलाते ही सबको खत्म कर सकता था और ऊपर से वह खुद भी लू चेन का आदमी था। अरे लू भाई, अरे लू भाई, अरे ये तो आप हैं। सब गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्लैक बेयर कांपते हुए एक सिगरेट निकालकर तुम्हारे सामने बेहद आदर से बढ़ाने लगा। उसकी नजरें तुम्हारे चेहरे पर जमी थीं। उसे डर था कि तुम जरा सा भी नाराज हुए तो उसकी जान जा सकती है। उसके पीछे खड़े ज्यादातर लोग सीनियर क्लास के थे। सब तुम्हें पहचानते थे। तुम्हें देखते ही सभी एक साथ चिल्लाए, लू भाई नमस्ते, लू भाई नमस्ते। यह देखकर हरे बाल वाला और उसके 2 साथी पूरी तरह सुन्न रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि तुम कौन हो। जो इंसान ब्लैक बेयर को इतना झुका सकता है और जिसका सरनेम लू है, वह और कोई नहीं, लू परिवार का वारिस ही हो सकता है। लू भाई। हरे बाल वाला पसीने में डूबा हुआ हकलाने लगा। अचानक ब्लैक बेयर ने आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लू भाई से भी पंगा ले लिया? मरना है क्या? मरना है तो अकेले मर, हमें क्यों साथ घसीट रहा है? थप्पड़ पड़ते ही हरे बाल वाला होश में आया। वह और उसके दोनों साथी तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े और जोर जोर से माफी मांगने लगे। भाई, हमसे गलती हो गई, हमें पहचान नहीं थी। आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। अगर पता होता तो 100 बार सोचते। उनकी सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ डर और विनती बची थी। ब्लैक बेयर और उसके लोग किनारे खड़े थे। कोई भी उनके लिए सिफारिश करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे गलत आदमी से पंगा लिया है। पास खड़ी लड़की यह सब देखकर पूरी तरह हैरान थी। क्या ये वही बिगड़ैल अमीर लड़का लू चेन है? लेकिन ये तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा। तभी तुमने आखिरकार बोलना शुरू किया। तुम्हारी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान करते हो और ऊपर से उसके परिवार को धमकी देते हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? आज के बाद मैं तुम तीनों को इस शहर में नहीं देखना चाहता। ट्रांसफर लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। सुना नहीं? लू भाई कह रहे हैं, भागो यहाँ से। ब्लैक बेयर चिल्लाया, जल्दी निकलो। हाँ, धन्यवाद लू भाई, हम कल ही ट्रांसफर ले लेंगे। तीनों लड़के भागते हुए वहाँ से निकल गए। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सकारात्मक कार्य से कुल 108 लोग प्रभावित हुए। इनाम, जीवन में 10 घंटे की वृद्धि। तुम अंदर ही अंदर खुश हुए। गिफ्ट पैक तो नहीं मिला, लेकिन 10 घंटे भी कम नहीं है।
इतना तो कई किताबें पढ़कर मिलता है। लगता है समाज में अच्छा काम करना ही असली रास्ता है। मामला शांत होने के बाद ब्लैक बेयर तुम्हारे पास आकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन तभी एक जानी पहचानी लड़की की आवाज आई। लू चेन, तुम फिर से लोगों को परेशान कर रहे हो? सबने मुड़कर देखा। वह बाई रुओशुए थी। बैग लेकर स्कूल से बाहर आ रही थी। वह सीधे तुम्हारे सामने आकर ठंडी नजरों से बोली, क्या हुआ? अब नाटक नहीं कर पा रहे? सुबह तो बड़े शरीफ बन रहे थे, पढ़ाकू बनने का ड्रामा कर रहे थे। सुबह की घटना से वह पहले ही गुस्से में थी। वह खुद तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया और मुझे पढ़ना है जैसा बेकार बहाना बना दिया। अब जब उसने तुम्हें यहाँ देखा तो उसे मौका मिल गया। तुम बस कमजोर लोगों को ही दबाते हो, है ना? अपनी ताकत का घमंड है तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। और तुम सोचते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कभी नहीं। हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। उसकी आवाज गूंज रही थी और उसके दिल का गुस्सा आखिर बाहर आ गया। यह देखकर ब्लैक बेयर तुरंत आगे बढ़ा और समझाने लगा, जो भाभी, आप गलत मत समझिए, लू भाई ने कुछ नहीं किया, चुप रहो। आज के बाद कोई भी मुझे भाभी नहीं कहेगा, समझे? यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। क्या मामला है? पूरा स्कूल जानता था कि लू चेन बाई रुओशुए से पागलों की तरह प्यार करता था। उसे पाने के लिए उसने फूल दिए, प्रपोज किया, हर तरह की कोशिश की, मानो आसमान से चांद तोड़ कर दे दे। पहले जब कोई उसे भाभी कहता था तो वह बेहद खुश होता था, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया? सभी की नजरें एक साथ तुम्हारे बगल में खड़ी लड़की पर गईं। क्या इसकी वजह ये लड़की है? इतनी सारी निगाहें अपने ऊपर देखकर लड़की का चेहरा लाल हो गया। बाई रुओशुए ने भी उसे देखा। उसकी सुंदरता, फिगर और व्यक्तित्व किसी भी तरह उससे कम नहीं थे। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी कमी महसूस हुई। अगर सच में ये वजह है तो अभी जो मैंने कहा, मैं खुद ही मजाक बन गई। यह सोचकर उसका चेहरा भी लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। लू चेन तो हमेशा से लड़कियों के पीछे घूमता है, तो फिर आज ही इसे मेरे सामने क्यों लाया? उसे याद आया, इस समय पर तो लू चेन अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था, जबकि वह खुद परीक्षा की वजह से देर तक पढ़ती थी। अब उसे समझ आया, ये जानबूझकर मेरे सामने आया है, मुझे जलाने के लिए। वही पुराना खेल, पास आकर दूर होना। यह सोचकर उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, लू चेन, ये सब ड्रामा करके तुम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, बस और ज्यादा बचकाने लगते हो। आगे से मुझे परेशान मत करना, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चली गई। सभी लोग चुप हो गए। इतनी कड़वी बातें पहले कभी बाई रुओशुए ने भी ऐसा नहीं कहा था। लू भाई, ब्लैक बेयर तुम्हें देखकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसने देखा तुम्हारे चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। तुमने उल्टा उसकी जाती हुई दिशा में देखकर कहा, पागल है। उसके जाने के बाद तुम्हारे पास खड़ी लड़की ने झिझकते हुए कहा, थैंक यू, आज आपने मेरी मदद की। मेरा नाम ली जिंगिया है, मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं अच्छे काम करके नाम नहीं कमाता। ब्लैक बेयर झुककर बोला, लू भाई, आज की गलती मेरी है, मैंने गलत लोगों को अपने साथ रखा। आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। तुमने उसे देखा, फिर उसके पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली और गला साफ करके जोर से कहा, तुम सब जवान हो, कल अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाओगे। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि कमजोरों पर अत्याचार मत करो। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन कम से कम इंसानियत और न्याय की भावना रखो। तुम्हारी बात सुनकर सब चौंक गए। आज लू भाई को क्या हो गया? पहले तो वही सबसे ज्यादा शरारत करता था, अब हमें ही सिखा रहा है कि अच्छा इंसान बनो। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबके मन में यही चल रहा था। ब्लैक बेयर मुड़ा और जोर से बोला, सुना सबने, आज से सब इंसान बनकर रहेंगे। हाँ, 100 से ज्यादा लोगों की आवाज गूंजी, न्याय न्याय। धीरे धीरे नारा थोड़ा अजीब होने लगा। तभी एक बूढ़ी दादी वहाँ से गुजरी। उन्होंने सबको देखा और सिर हिलाकर बोली, अरे ये कैसी बीमारी पकड़ ली, ये तो बुजुर्गों को होती है। सभी चुप हो गए। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। गुंडे बिल्कुल नहीं घबराए, लू भाई साथ हैं, डर किस बात का। लेकिन माहौल खराब ना हो, इसीलिए तुमने हाथ उठाकर सबको जाने का इशारा किया। कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ तुम और ली जिंगिया रह गए। 2 पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। पुलिस वाले नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने तुम्हें देखा, टीम लीडर ने इशारा किया और सबने अपने कैमरे बंद कर दिए। अरे छोटे चेन, फिर कुछ कर दिया क्या? वह हंसते हुए तुम्हारे पास आया और तुम उसे पहचानते थे। पहले वह एक साधारण पुलिसकर्मी था, लेकिन अपने बॉस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे सजा मिली, जेल तक जाना पड़ा। आखिर में तुम्हारे पिता लू बाटियान ने उसकी मदद की, उसे न्याय दिलाया और ऊंचे पद तक पहुंचाया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं किसने पुलिस बुला ली। तभी लिन युए आगे आई और बोली, मैं इसकी क्लास टीचर हूँ। मैंने देखा कि इसे घेर लिया गया था,
इसलिए पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले मुस्कुरा दिए। लू चेन को कोई घेर ले, ये बात कोई मानेगा? ठीक है, अगर सब ठीक है तो हम चलते हैं। टीम लीडर ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहा, जल्दी घर जाना। जी। पुलिस के जाने के बाद वहाँ सिर्फ तुम, लिन यूए और ली जिंगिया बचे। लिन यूए ने कार की चाबी घुमाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तुमने उसकी तरफ देखा, खूबसूरत क्लास टीचर, और सोचा बुरा आइडिया नहीं है। आखिर तुम तीनों उसकी कार में बैठ गए। गाइस, एक बात क्लियर बोल देता हूँ, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। सच बोलूं तो लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और उसका थोड़ा इफेक्ट मुझ पे भी पड़ा। मैं ऑनेस्टली थोड़ा डाउन फील करने लगा था, थोड़ा डिप्रेशन जैसा हो गया था। बट अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। बस तुम सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करो, कुछ भी लिखो, अपनी फीलिंग शेयर करो, ताकि मेरा मूड थोड़ा और बेटर हो जाए। और हाँ, थोड़ा रोस्ट भी सुन लो। लाइक और कमेंट करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? वीडियो देखने में फुल स्पीड पर सपोर्ट देने में बफरिंग चलती रहती है। अगर इतना ही साइलेंट रहना है तो गोस्ट सब्सक्राइबर का बैज भी ले लो। चलो अब सुधर जाओ, वरना नेक्स्ट बार मैं भी इग्नोर मोड ऑन कर दूंगा।